हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग बच्चों। बेटा आज के लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम का आगे वाला पार्ट्स देखने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने केपी केएफसी का रिलेशन देख लिया था, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बना लिए थे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ व्यू जेडब्ल्यू या नीट। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ equilibrium constant। लिखो बच्चों, हेडिंग में लिख लो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो यहाँ पे टोटल 5 और 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वन बाय वन करके हम डिस्कस करें। तो देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बोला बेटा, देखो यहाँ पे सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आपका ये बोला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम, देखो नोट करो यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड equilibrium constant calculated at the fixed temperature, at fixed temperature। यानी कि क्या होता है फिक्स्ड टेम्परेचर, क्या होता है बच्चों, कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड टेम्परेचर एट डिफरेंट टेम्परेचर। क्या, अब देखो यहाँ पे एट डिफरेंट टेम्परेचर इट्स वैल्यू चेंजेस एट डिफरेंट, बिकॉज हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज इट्स वैल्यू चेंजेस एट डिफरेंट टेम्परेचर, बिकॉज इट्स वैल्यू चेंजेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे, क्या फिक्स टेम्परेचर पे क्या होता है, कैलकुलेट होता है। जिसकी अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात तो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 298 केल्विन टेम्परेचर। तो या भी तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेटेड एज फिक्स टेम्परेचर बिकॉज इट्स वैल्यू चेंजेस, इसके वैल्यू क्या होते हैं यहाँ पे, चेंज होते हैं, क्या, टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एग्जांपल कौन सा है, देखो आप यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास कौन सा है, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है जी CH2H5OH। सबने पढ़ा इस रिएक्शन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्लस CH3COH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल। इन दोनों का केमिकल रिएक्शन होगा और इन दोनों के केमिकल रिएक्शन के बाद क्या बनेगा बेटा, तो ये आपका बनेगा यहाँ पे क्या, तो ये आपका बना लेगा CH3, देखो यहाँ पे COO C2H5, दिस इज कॉल्ड इथाइल एस्टेट, प्लस क्या बनेगा यहाँ पे H2O भी बनाएगा जी। देखो यहाँ पे, अब देखो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज इथेनॉल, इथेनॉल रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड, क्या, एसिटिक एसिड, इथेनॉल रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड एंड फॉर्म इथाइल एस्टेट प्लस वाटर। क्या बना रहा है भाई, इथाइल एसीटेट प्लस क्या बना रहा है, वाटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इसको केसी के टर्म में कैसे लिखेंगे, अब बताओ मुझे आप। तो इस रिएक्शन को हम केसी के टर्म में कैसे, तो केसी इज इक्वल टू, हम लिखते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट। केसी का मतलब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स को पता है केसी यहाँ पे क्या है। तो केसी का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कांसंट्रेशन। तो क्या लिखे हम यहाँ पे, फॉर केसी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्या लिखे बेटा यहाँ पे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जी, तो दिस इज CH3COO C2H5 होगा, बोलो हाँ है ना, इनटू क्या प्रोडक्ट के साइड में H2O, बोलो यस और नो, H2O भी है जी, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे C2H5OH एंड CH3COH, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इथेनॉल प्लस एसिडिक एसिड। अब देखो यहाँ पे केसी का वैल्यू, यहाँ पे केसी का वैल्यू क्या होता है बेटा, एट 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने पहले ही बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 24 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 24 डिग्री सेल्सियस। तो 24 डिग्री सेल्सियस पे केसी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ केसी फिक्स वैल्यू होता है केसी का। तो केसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे केसी का वैल्यू यहाँ पे होता है 4।
कितना होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ केसी, द वैल्यू ऑफ, याद कर लेना इसको, द वैल्यू ऑफ केसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। नोट करो बेटा यहाँ पे कितना होगा 4, देखो अच्छे से मैं लिखता हूँ 4। तो ये देखो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ केसी कितना हो गया 4 एट 25, एक मिनट ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट, 25 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे केसी का वैल्यू कितना होता है 4 होता है। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या है ये स्टैंडर्ड वैल्यू। नोट डाउन करो इसको जल्दी से, फटाफट नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नोट करो बेटा, नोट डाउन करो फटाफट यार, आज हम बहुत कुछ देखने वाले इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जल्दी जल्दी फटाफट नोट करते चले जाओ लोग या स्क्रीनशॉट लो। वेल ठीक है बच्चों, देखो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे, अब इस रिएक्शन से रिलेटेड मैं आगे आपको कैरेक्टरिस्टिक बता। देखो अगर मान लो कि सपोज ये रिएक्शन उल्टा हो रहा है, देखो सीधी सी बात है, ये क्या यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पे इथेनॉल रिएक्ट्स विथ एसिडिक एसिड एंड फॉर्म क्या इथाइल एस्टेट प्लस वाटर। सपोज इथाइल एस्टेट एंड वाटर बोथ आर कंबाइंड टुगेदर एंड अगेन फॉर्म बैकवर्ड एक्शंस, क्या बनाएगा इथेनॉल प्लस एसिडिक एसिड। तो ये क्या रिएक्शन इन्वर्स हो रहा है, तो रिएक्शन इन्वर्स होगा तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे, तो रिएक्शन इन्वर्स, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स, उल्टा हो रहा है यहाँ पे, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इन्वर्स्ड, क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। सुन लो एक बार कान लगा फिर से, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इन्वर्स्ड। दिस इज सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो बेटा यहाँ पे, तो अगर फर्स्ट समझ लिए तो सेकंड भी आसानी से समझ में आ जाएगा। लिखो देखो गाइस यहाँ पे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक मैं बताने वाला हूं आप लोग को। तो देखो इधर लिखो, कॉपी पे लिख लो, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, हालांकि देखो ये फिक्स नहीं, किसी कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं मैं यहाँ पे जो रिवर्सिबल हो। देखो यहाँ पे इफ रिएक्शन इज रिवर्स, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, क्या नोट करो यहाँ पे, अगर रिएक्शन यहाँ पे रिवर्स्ड है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा इन्वर्स्ड, देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वर्स क्या हो जाएगा बच्चों, इन्वर्स हो जाएगा। तो ये नोट डाउन करो। अब इसी पे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे वही वाला एग्जांपल फिर से लेते हैं। यहाँ पे देखो इस बार मैं उल्टा लिखता हूँ, C2H5, देखो यहाँ पे CH3COO C2H5, दिस इज कॉल्ड इथाइल एस्टेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, दिस इज कॉल्ड इथाइल एसीटेट। नोट डाउन करो। और ये उल्टा हो गया पहले वाले रिएक्शन का, प्लस वाटर है यहाँ पे है जी, क्या बना रहा है यहाँ पे, फॉर्म प्रोडक्ट इज CH3COH प्लस C2H5OH। कितना प्यारा रिएक्शन है बताओ, है ना, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा रिएक्शन है ना। बहुत बार ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, है ना। अब देखो आप, जैसा कि मैंने क्या बोला है कि अगर रिएक्शन रिवर्स्ड है, रिवर्स है ना, पहले वाले रिएक्शन का रिवर्स्ड है, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, केसी का वैल्यू क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो लिख लो आप यहाँ पे, तो K डैश C, तो K डैश C क्या है यहाँ पे होगा, K डैश C इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड यानी कि CH3COOH इनटू क्या होगा बच्चों, C2H5OH अपॉन, फिर से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड क्या है यहाँ पे, तो CH3COO C2H5। नोट डाउन करो यहाँ पे क्या होगा, CH3COO C2H5, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा बच्चों, H2O। कितना आसान है ना, आसान, ठीक है। दिस इज फॉर KC, K डैश C। K डैश C मतलब क्या हो गया, रिवर्स हो गया। KC एंड K डैश C का मतलब क्या, रिवर्स हो गया है।
यानी कि इनवर्स रिएक्शन के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे K'(C). तो Kc एंड K'(C) में डिफरेंस क्या है, तो Kc नॉर्मल रिएक्शन के लिए हो गया, और रिएक्शन जब रिवर्स हो जाएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे K'(C). नोट डाउन करो यहाँ पे। अब इसके लिए इसका वैल्यू क्या होगा बेटा 1/Kc, 1/Kc। तो क्या होगा यहाँ पे 1 कितना था Kc का वैल्यू यहाँ पे 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/4 का मतलब क्या हो गया 0.25 at 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा 0.25 at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नोट डाउन करो बेटा फटाफट। दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, ऐसा नहीं है कि खाली आप कॉपी में लिखते चले जाओ, ऐसा नहीं है। कॉपी में लिख लो भी और समझो भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन नॉर्मल हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन में हर एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होगा, और स्टैंडर्ड टेंपरेचर पे क्या वैल्यू होगा, कितना होगा 4 होगा। स्टैंडर्ड टेंपरेचर का मतलब क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस, दिस कॉल्ड स्टैंडर्ड टेंपरेचर। एंड दिस वैल्यू इज क्या होता है फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पे, कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे तो उसका Kc का वैल्यू क्या होगा हमेशा 4 होगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अब अगर मान लो कि रिएक्शन रिवर्स हो रहा है, बैकवर्ड एक्शन हो, तो बैकवर्ड एक्शन से हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पे Kc भी क्या होगा इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स का मतलब क्या हो जाएगा, यानी जो Kc का वैल्यू क्या 1 वैल्यू में आ जाएगा, तो 1/4 कितना आ गया 0.25। टेम्परेचर वही रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। दैट्स ऑल, लिख लो बेटा फटाफट। हाँ लिखो गाइस, जल्दी से फटाफट लिखते चले जाओ, स्क्रीनशॉट लो, समझो, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना। कोई टॉपिक्स, कोई अगर पार्ट समझ में नहीं आए होंगे या फिर कोई डिफिकल्टी होगी तो कमेंट्स में बताना, उसको मैं आपको रिप्लाई दूंगा बेटा। ठीक है, जल्दी से लिखो। चलो ठीक है, आई होप सबने लिख भी लिया होगा। चलो देखो यहाँ पे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जेडब्ल्यू में आते हैं और नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की तो क्वेश्चन अच्छे खासे यहाँ पे पूछे जाते हैं अगर इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आते हैं तो। देखो गाइस नेक्स्ट, अब फोर्थ क्या बोला, थर्ड क्या बोला, देखो यहाँ पे थर्ड क्या बोला, यहाँ पे नोट करो यहाँ पे। तो थर्ड भी ये बोल रहा है भाई कि अगर मान लो इफ द इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2, जिस कोई भी इक्वेशन है, देखो यहाँ पे इफ इक्वेशन जो रिएक्शन रिवर्सिबल है और वो रिएक्शन अगर मान लो कि 2 से डिवाइड हो रहा है, इफ इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2, क्या इफ इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2, अगर मान लो कि इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड करें यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा ये जानना जरूरी है यहाँ पे। तो क्या होगा द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर न्यू क्या होगा स्क्वायर रूट में आ जाएगा, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, then the equilibrium क्या constant, then the equilibrium constant for the new equation is क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ के, यानी के का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर ब्रैकेट के। तो कब होगा ये ऐसा, जब कोई भी इक्वेशन 2 से डिवाइड होगा तो। नोट डाउन करो। अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है यार, N2 गैस है प्लस यहाँ पे क्या है बच्चों H2 गैस है, और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं यहाँ पे ट्वाइस NH3 बना रहे हैं। नोट डाउन करो यहाँ पे, और यहाँ पे 3 लगा दो यहाँ पे। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितना से 2 से डिवाइड करते हैं। तो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा N2 गैस डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2 हो जाएगा 3H2 गैस डिवाइडेड बाई 2। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्वाइस NH3 डिवाइडेड बाई 2।
अब ये इतना हमने कर दिया तो ये पूरा देखो सभी सभी जितने भी रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट है सभी क्या हो रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट के हो जाएगा। ऐसे केस में अगर पूरे इक्वेशन 2 से डिवाइड होता तो क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे के सी फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन के लिए हो गया यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। अब लिख सकते हैं यहाँ पे न्यू इक्वेशन के लिए क्या, के डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे के सी। यहाँ पे ये फॉर्मूला बना के डैश सी, के डैश सी क्या होगा, के डैश सी कब, यानी जो 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या होगा यहाँ पे इज इक्वल टू अंडर रूट के सी। तो रूट के सी कब होगा, जब ऑल इक्वेशन मींस ऑल रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बोथ आर डिवाइडेड बाय 2। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज मान लो कि मैंने दूसरा एक और एग्जांपल ले लिया है, NH3 की जगह पे मैंने दूसरा एक और एग्जांपल ले लिया, क्या ले लिया देखो यहाँ पे, दिस इज N2 गैस एग्जांपल नंबर 2। तो चलो देखो गाइस, कोई भी इक्वेशन हो, ये इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन, अगर वो इक्वेशन पूरा इक्वेशन अगर 2 से डिवाइड हो तो क्या होता है, केसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस इज N2 गैस प्लस दिस इज O2 गैस गिव्स, भाई ये N2 गैस O2 गैस के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, तो ये देगा आपका यहाँ पे ट्वाइस NO गैस। इक्वेशन बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आप 2 से डिवाइड कर दो, N2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस O2 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या कम करो यहाँ पे ट्वाइस NO गैस डिवाइडेड बाई 2। तो जब पूरा 2 से डिवाइड तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट केसी। तो वो बोल तो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर कोई भी इक्वेशन अगर 2 से डिवाइड होता तो जो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यानी केसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट एस में हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो इसको, इंपॉर्टेंट है। हाँ लिखो बेटा जल्दी से फटाफट लिखो। लिखो या स्क्रीनशॉट लो। चलो तो भाई चलो जी, अब तो ये तो हमने बात करी है डिवाइड की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा तो रूट के हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो इधर देखो गाइस, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फोर्थ। तो नेक्स्ट में ये बोला है कि इफ इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2, कोई भी इक्वेशन ले लो आप, इफ इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड अगर मान लो कोई भी इक्वेशन अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू रिएक्शन क्या होगा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर न्यू रिएक्शन, एंड नए रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर न्यू रिएक्शन इज क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, k टू द पावर 2, k टू द पावर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो यार इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो बेटा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में आप देखो यहाँ पे दिस इज H2 गैस, कब होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो, प्लस I2 गैस, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे ट्वाइस HI बना रहा है, बोलो है, तो इसमें अब ट्वाइस HI बना रहा है यहाँ पे, तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब देन के के लिए वैल्यू क्या लिखेंगे, देन के इज इक्वल टू देन के, तो के के लिए क्या वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे NH2 गैस, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस, ऑल आर गैसेस,
प्लस ये क्या हो भाई I2 गैस है यहाँ पे है जी, रिवर्सिबल रिएक्शन, साइन इज रिवर्सिबल। एंड ये क्या बना रहा है भाई, ये बना रहा है आपके क्या, ये ट्वाइस NHI, ट्वाइस से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ऐसे केस में क्या होगा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा यहाँ पे। अब n का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, अगर 2 है तो क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो रिएक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करें, k के वैल्यू को यहाँ पे पावर के ऊपर देंगे। जल्दी से नोट डाउन करो गाइस, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल देते, ये हमारा हो गया एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे 2 कर दो यहाँ पावर पे। अब देखो यहाँ पे दिस इज N2 गैस, एग्जांपल नंबर 2, प्लस ये क्या है भाई हमारा H2 गैस है, एंड वी विल नो दैट नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म NH3। क्या होगा इस यहाँ पे NH3 गैस बना रहा है यहाँ पे, ये ट्वाइस, आगे यहाँ पे बैलेंस करो ट्वाइस, यहाँ पे लगा लो 3। अब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ट्वाइस N2 गैस प्लस 6H2 गैस, इक्विलिब्रियम का साइन क्या होगा यहाँ पे 4 NH3 गैस। बोलो हाँ है ना, होगा, होगा जी बिल्कुल होगा, हो गया। अब ऐसे केस में क्या होगा, K डैश C न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे Kc टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर डिवाइड होता है, नोट करो यहाँ पे, अगर इक्वेशन 2 से डिवाइड होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 से अगर डिवाइड होता है तो क्या होगा यहाँ पे, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। और अगर मान लो कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, पावर ऊपर आ जाएगा, उसके ऊपर जितना भी पावर रहेगा, यानी कि 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k टू द पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे किसी के लिए वैल्यू। और अगर वही डिवाइड होता तो इसके पहले हमने क्या देखा, डिवीजन, हमने क्या देखा, डिवीजन हो रहा तो क्या होता, उसका वैल्यू क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो रहा था, हाँ है ना। तो ये नोट करो, स्क्वायर रूट में कब होगा, जब 2 से डिवाइड होगा तो, और स्क्वायर कब होगा किसी के ऊपर, जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो। दैट्स इट, जल्दी से लिखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ वेल नोट डाउन करो बेटा जल्दी से। चलो ठीक है वेल, चलो आगे बढ़ते हैं। 5th, देखो यहाँ पे अब बोला यहाँ पे इफ इक्वेशन रिटेन द 2 स्टेप्स, अगर मान देखो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है गाइस जो एक से ज्यादा स्टेप में होते भी आपको पता भी है। तो अगर मान लो कि ऑल द वैसे रिएक्शंस, सभी नहीं, जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है तो ऑल दोज रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस बाय द 2 स्टेप्स, तो इसमें क्या होगा, अगर कोई रिएक्शन अगर एक से ज्यादा स्टेप में हो तो क्या होगा, K1 into K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K, ऐसे में बोल सकते हैं K इज इक्वल टू K1 into K2। तो K1 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फर्स्ट रिएक्शन, एंड K2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेकंड रिएक्शन। आई बस समझ में। अब देखो आप यहाँ पे देखो इसको, तो आप लिख लो यहाँ पे 5th कैरेक्टरिस्टिक में, इफ रिएक्शन प्रोसीड या रिएक्शन टेक्स प्लेस in the 2 steps, 2 then K is equal to K1 into K2, क्या हो रहा है यहाँ पे, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू K1 into K2, वेयर K1 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फर्स्ट रिएक्शन, यानी फर्स्ट स्टेप भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेकंड स्टेप। देखो यहाँ पे अब इसमें एक परफेक्ट एग्जांपल हम देखते हैं गाइस। देखो वी हैव N2 गैस
reacts with O2 gas and form NO2 gas. नोट डाउन करो यहाँ पे, बैलेंस कर लो गाइस 2 से, यहाँ पे भी 2 लगा लो आप। देखो इक्वेशन को गौर से देखना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस कंबाइन विद क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अब एक्चुअल में गाइस ये रिएक्शन जो होता है गाइस 2 स्टेप में होता है। देखो कैसे, देखो स्टेप फर्स्ट मतलब क्या, K1। तो K1 इज इक्वल टू क्या होगा गाइस, देखो यहाँ पे पहले स्टेप्स देख लो, इसमें स्टेप्स कौन कौन से देखो यहाँ पे। सबसे पहले वाले स्टेप में क्या होगा यहाँ पे, तो N2 गैस रिएक्ट्स विद O2 गैस एंड फॉर्म, रिवर्सिबल रिएक्शन है, एंड फॉर्म क्या, ट्वाइस NO गैस। देखो दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज आवर K1। अब देखो यहाँ पे, अब NO गैस twice again reacts with O2 gas and finally form twice NO2 gas। नोट डाउन करो गाइस। अब ये क्या होगा जी, हमारा K2 हो गया। अब हमको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, K1 into K2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे K होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, तो लिखो यहाँ पे, तो क्या होगा गाइस यहाँ पे K1, तो K1 के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे K1 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर दो यहाँ पे, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये देखो यहाँ पे पहले हमारा K क्या है, देखो तो K हमारा ये है ना, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी कि NO2 गैस पावर 2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे N2 गैस, यहाँ पे गैस कर दो, और इनटू क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे हो जाएगा आपका O2 गैस पावर 2। ठीक है, ये हमारा हो गया K के लिए। अब हम K1 K2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारा ये वैल्यू क्या आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं हम ये चेक करते हैं। देखो तो K1 के लिए वैल्यू क्या है बेटा, K1 इज इक्वल टू हमारा है भाई NO गैस पावर 2 अपॉन, फिर क्या है भाई N2 गैस, फिर क्या है गाइस O2 गैस है। ठीक है, आई बस समझ में, ये हमारा हो गया K1 जी। अब K2 के बारे में बात करते हैं। तो K2 इज इक्वल टू क्या होगा गाइस, K2 इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, फिर से कर लो यहाँ पे, तो क्या है NO2 पावर 2। ठीक है, अपॉन फिर से क्या होगा यहाँ पे NO पावर क्या होगा गाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, क्योंकि यहाँ पे आगे 2 लगा हुआ है यहाँ पे, इंटू O2। ठीक है, देखो अब हमारे पास K1 है K2 है। अब K1, अब देखो K1 इंटू K2 करेंगे तो क्या आ जाए, देखो होता है कि नहीं ऐसा चेक करते हैं, है ना, ऐसा होता है कि नहीं हम ये चेक करते हैं। देखो गाइस, तो K इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, K1 का वैल्यू क्या है बताओ, ये हमारा है जी NO गैस पावर 2 अपॉन क्या है N2 गैस, फिर क्या है गाइस O2 गैस है। ठीक है, N2 गैस है, O2 गैस है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई K1, ये K1 हो गया, K2 लिखते हैं। क्या है K2 हमारा, तो NO2 पावर 2 अपॉन NO गैस पावर 2 इंटू O2 गैस। ठीक है, चलो अब क्या क्या कटेगा, तो देखो कट जाएगा ये सी पूरा कट गया, जो बच जाएगा लिख दो यहाँ पे, क्या बचेगा गाइस, तो ये बच जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे अभी क्यों कटा है, NO गैस स्क्वायर NO गैस स्क्वायर कट गया, बाकी अब कोई कटने लगे, देखो क्या बच जाएगा, तो इधर हमारा बच जाएगा यहाँ पे, देखो ये बच जाएगा क्या, NO2 स्क्वायर NO2 गैस, लिख लो यहाँ पे NO2 स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा और ऊपर लिखता हूं, K2 के लिए वैल्यू हो गई
ये वैल्यू आपका K2 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया जी, क्या बच गया NO2 स्क्वायर, गैस लिख लो यहाँ पे, स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे N2 गैस प्लस O2 गैस। O2 दो है ना, यहाँ पे O2 बचा, यहाँ पे O2 बचा, क्या हो जाएगा N2 गैस, और इधर क्या आ जाएगा O2, और देखो यहाँ पे दो है, यहाँ पे बताओ, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा पावर 2 आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे इसको आप यहाँ पे कंपेयर करो, देखो यहाँ पे ये K क्या वैल्यू है, क्या है NO गैस स्क्वायर, NO गैस, NO2 गैस स्क्वायर, NO2 गैस स्क्वायर, NO2 गैस स्क्वायर, यहाँ पे क्या है N2 गैस, N2 गैस, O2 स्क्वायर, O2 स्क्वायर, दैट्स ऑल। कितना आसान है बताओ। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गया, ये बात तो कंफर्म हो गया कि जब हमने K1 को K2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया। तो ऐसा कब होगा, जब कोई भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप, दो स्टेप में प्रोसीड कर रहा है। इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द टू स्टेप्स, देन K इज इक्वल टू K1 इंटू K2। आई बात समझ में, नोट डाउन करो जल्दी से। हाँ जल्दी से नोट डाउन करो गाइस, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब इस तरह से अगर बात करें यहाँ पे, तो ये कोई भी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट अगर मान लो कोई रिएक्शन में हम, कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उसमें हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं, the addition of catalyst, the value of equilibrium constant do not affected, the addition of, या after ये तो यहाँ पे after addition of catalyst, after addition of catalyst, the value of equilibrium constant do not affected। इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझो। अगर मान लो कोई रिएक्शन है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन है, अब कोई भी रिएक्शन यार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो अगर कोई रिएक्शन अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उससे उसके इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कैटलिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रिएक्शन को, रेट को प्रोसीड करना, बाकी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, एग्जांपल की बात करें यहाँ पे देखो, NH3 गैस decompose on platinum surface and gives N2 gas plus H2 gas। आगे यहाँ पे 3 लगा हुआ, यहाँ पे लगा लो 2, लगा लिया। अब देखो यहाँ पे NH3 गैस प्लेटिनम सरफेस में डिकम्पोज हो रहा है यहाँ पे। अब प्लेटिनम एक्ट एज अ कैटलिस्ट, तो प्लेटिनम का काम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों, NH3 को क्या करना है, ब्रेक डाउन कराना। बाकी उससे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ बैलेंस करना यहाँ पे, बैलेंस नहीं यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल देखो, दिस इज HI2 लगा लो यहाँ पे, हाइड्रोजन आयोडाइड को ब्रेक करेंगे
क्या ब्रेक होकर बनाएगा भाई? तो फॉर्म प्रोडक्ट इज, ये भी प्लैटिनम सरफेस नहीं हो रहा है, क्या बनाएगा ये? H2 गैस प्लस I2 गैस, ये भी गैस है सर। तो इसी हिसाब से चलता है कि इन द बोथ रिएक्शन कैटलिस्ट ओनली एंड ओनली हेल्प्स टू द ब्रेकिंग ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, it does not affect the value of equilibrium constant, that's all. So we can say that the work of catalyst is only and only for the increasing rate of reaction. लिख लो बेटा, यानी कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को ऐड करने पे इन पे कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, आई बस बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता ही नहीं है किस पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। लिखो गाइस, जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो, स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ेंगे। चलो, तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने क्या किया? क्या हमने देखा यहाँ पे? हमने यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या किया? स्टडी कर लिया यहाँ पे, किसके? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स यानी 5 इंक्लूडिंग 6 जो भी मैंने पढ़ा है उसमें से आप याद रखना 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 3 कौन सा? एक तो आपका अगर रिएक्शन कोई रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन, तो रिएक्शन जब रिवर्स हो रहा है बच्चों, तो ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी रिएक्शन अगर रिवर्स हो रहा है तो क्या हो जाएगा? वो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? उसका वैल्यू क्या होगा? इक्विलिब्रियम का क्या हो जाएगा? वो इन्वर्स हो जाएगा। पहला हो गया ये। अगर मान लो कोई भी इक्वेशन अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गया? स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब अगर मान लो कोई भी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? वो स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये 3 याद रखना और एक साथ साथ और क्या? तो K is equal to K1 into K2 for all those reaction which takes place by the more than one step, in which the value of equilibrium constant is equal to the value of K1 K2, where K1 and K2 is the equilibrium constant of first step and K2 is the equilibrium constant of second step. That's all. तो नोट डाउन कर लो, बहुत आसान है, आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। लिखो जल्दी से। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, नाम है उसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। लिखो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। देखो गाइस, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो जैसा कि पता है आपको कि जनरली इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन होते हैं क्या होते हैं? दोनों डायरेक्शन में होते हैं, फॉरवर्ड एक्शन में भी होते हैं, बैकवर्ड एक्शन में भी होते हैं। अब कहने का मतलब है, देखो केमिस्ट्री में रिएक्शन एक्चुअल में 2 तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर बात करें तो एक आपका रिएक्शन होता है गाइस एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हमारे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं सबको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोस इन व्हिच एनर्जी रिलीज, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज आफ्टर केमिकल रिएक्शन। एंडो का मतलब क्या होता है? जिसमें एनर्जी का हीट का एब्जॉर्ब होता है, यानी विदाउट हीट एब्जॉर्ब रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। आई बात समझ में? यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट को देना ही पड़ेगा, विदाउट हीट रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हीट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम के की बात, वही हम जानेंगे। तो लिखो जल्दी, लिखो फटाफट।
देखो गाइस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात देखो थर्मोडायनेमिक्स का ये पार्ट है, लेकिन सोच मतलब समझ लो यहाँ पे अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होगे तो सबको समझ में आ रहा होगा कि एंथैल्पी का मतलब देखो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या लिखते हैं, एंथैल्पी चिन्ह को क्या लिखते हैं माइनस में लिखते हैं, और फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या लिखते हैं, एंथैल्पी चिन्ह को हम प्लस में लिखते हैं बेटा। तो अब देखो आप यहाँ पे देखो के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो यहाँ पे तो डेल्टा एच नॉट यानी एंथैल्पी चेंज माइनस, माइनस किसके लिए होगा फॉर exothermic reaction in which heat release after chemical reaction, exothermic reaction यानी कि माइनस डेल्टा एच नॉट किसके लिए होगा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, अगर देखो इंक्रीज, अगर टी इंक्रीज होगा अगर टी इंक्रीज होता तो क्या होगा डिक्रीज, के क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज, के क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज होगा। नोट डाउन करो यहाँ पे, नोट डाउन करो। अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे डेल्टा एच नॉट माइनस यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नोट डाउन करो यहाँ पे फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस एंड नीट में आता है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आप जेडब्ल्यू मेंस एंड नीट में देखोगे, क्या देखोगे भाई तो डेल्टा एच नॉट माइनस फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो पूछता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो द वैल्यू ऑफ के इज डिक्रीजेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज करेगा, बट इन द केस ऑफ डेल्टा एच नॉट प्लस मतलब क्या हो गया यहाँ पे फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा भाई, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर T बढ़ता है तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या भी K भी क्या होगा बेटा यहाँ पे इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन T, T अगर इंक्रीज करता है तो T इंक्रीज करेगा तो क्या होगा इंक्रीज इन K, यानी K भी क्या होगा बच्चों यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लो, और इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस एंड नीट में आते हैं इक्विलिब्रियम के, लिख लो जल्दी सर। देखो गाइस इसी चीज को न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको वॉन्ट ऑफ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू द गिब्स एनर्जी। अब ये गिब्स एनर्जी क्या होता है मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था गिब्स एनर्जी क्या होता है, और गिब्स एनर्जी के बारे में आप डिटेल में कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ोगे बेटा, तो आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में, और जिन्होंने पढ़ लिया थर्मोडायनेमिक्स उनको ऑलरेडी पहले से बताओ गिब्स एनर्जी क्या होता है। एनर्जी यूज्ड टू डू यूजफुल वर्क, यानी जो यूजफुल वर्क में हम एनर्जी क्या करते हैं यूज में लाते हैं। एनीवे तो फिलहाल तो आप देखो लिखो अब यहाँ पे, अब देखो मैथमेटिकली इसको हम कैसे करते हैं, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ टेम्परेचर विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉल्ड वांट ऑफ रिएक्शन। लिखो जल्दी से वांट ऑफ रिएक्शन, वांट ऑफ इक्वेशन कर लो यार, रिएक्शन नहीं वांट ऑफ इक्वेशन, वांट ऑफ इक्वेशन। चलो जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ते बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इक्वेशन है ये किसके लिए वांट ऑफ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि 11th के साथ साथ आपको काइनेटिक्स के 12th क्लास में भी हेल्प मिलने वाला है। देखो यहाँ पे गाइस हम लिखते हैं यहाँ पे डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था सेकंड लेक्चर में, क्या होता है फॉर्मूला भाई डेल्टा एच नॉट स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी, क्या होता है यहाँ पे माइनस टी डेल्टा एस होता है, बोलो हाँ होगा जी। चलो अब लिख सकते हैं यहाँ पे कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे माइनस आर टी, आर क्या होगा गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर एल एन के,
ये भी होता है फॉर्मूला किसके लिए, गिब्स एनर्जी करो, इसके भी बेस्ट न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए मैं देखो इसको अंडरलाइन करता हूं, देखो यहां पे, ठीक है। तो यहां पे देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आरटी ln केसी होता है, नेचुरल लॉग के। अब देखो आप यहां पे अब इसके वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। तो डेल्टा जी नॉट को यहां पे लिख सकते हैं माइनस आरटी ln के लिख सकते, बताओ इसकी जगह पे, एंड इज इक्वल टू फिर क्या होगा भाई, तो यहां पे हो जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब यहां पे लिख सकते हैं यहां पे ln के इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहां पे क्या, इसको इधर लेंगे तो माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन फिर क्या हो गया आर टी, इधर ले आया नीचे ले आया इसको आर टी, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे प्लस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी, टी डेल्टा एस अपॉन आर टी। ये किसके लिए हमने लिखा, तो ये हमने लिखा बेटा यहाँ पे देखो, ये हमने लिखा वैल्यू किसके लिए, ln के लिए। नोट डाउन करो इसको। अब देखो यहाँ पे t से t क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, बोलो है ना, कट गया, क्या बचेगा, तो लिख लो यहाँ पे ln के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आर टी होगा, बोलो है ना, और ये क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा एस अपॉन आर। अब अगर मान लो कि अगर देखो यहाँ पे अब ये एक हमारा एक इक्वेशन बन गया, यहाँ पे लिख लो इसको इक्वेशन, जो कि इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा, माइनस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस अपॉन आर। अब अगर मान लो कि अलग अलग टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे रिएक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे रिएक्शन टेक्स प्लेस विद अ डिफरेंट टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो अलग अलग टेम्परेचर के लिए क्या होगा, इसके वैल्यू में क्या करना है, ln k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस नॉट अपॉन RT1 प्लस डेल्टा एस अपॉन R1, और अगर दूसरे टेम्परेचर पे हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ln k2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस नॉट अपॉन RT2 प्लस डेल्टा एस अपॉन R। चलो इसी को हम लिखते हैं यहाँ पे इफ एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे हो रहा है यहाँ पे, अगर टी डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, तो ln k 1 लिखेंगे, बोलो है ना, अलग अलग टेम्परेचर, ln k इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन RT1 टेम्परेचर 1 प्लस डेल्टा एस अपॉन आर होगा। ये किसके लिए होगा गाइस, तो ये आपका हो गया टेम्परेचर T1 के लिए। अब T2 के लिए क्या होगा भाई, तो ln K2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन क्या हो गया भाई RT2 प्लस एंट्रोपी चेंज R। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे K2 अपॉन K1, क्या करेगा गाइस यहाँ पे K2 ln K2 अपॉन K1 K2 बाई K1। जब हमने यहाँ पे ln K2 बाई K1 किया तो क्या हो गया यहाँ पे, तो लिख लो यहाँ पे, लिख सकते हैं यहाँ पे क्या माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन RT2 होगा, बोलो है ना, एंड ये क्या हो जाएगा गाइस प्लस डेल्टा एच नॉट RT1 हो गया। अब यहाँ पे देखो डेल्टा एस यानी एंट्रोपी चेंज का वैल्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, डेल्टा एस क्या है कांस्टेंट है, और डेल्टा एच भी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, एंड एंथैल्पी चेंज का भी क्या है वैल्यू भाई कांस्टेंट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे अब लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ बेटा, नोट डाउन करो पहले यहाँ पे जल्दी से, फिर आगे यहाँ पे इरेज करके आगे बताऊंगा, जल्दी से नोट डाउन करो, फटाफट जल्दी से नोट डाउन करो।
चलो हो गया नोट। चलो अब देखो बेटा आगे। देखो गाइस, क्या लिखेंगे आप इसी को ln k2 बाई k1 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया क्या, डेल्टा एच एंड आर, तो क्या हो गया डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा, क्या बच गया फिर, तो ये बच गया आपका 1 अपॉन T2 माइनस फिर क्या हो गया यहाँ पे 1 अपॉन T1 हो गया। बोलो गाइस यस और नो, हो गया। अब देखो आप इसको लॉग नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे लॉग क्या आ जाएगा k2 अपॉन k1 होगा गाइस, बोलो है ना, इज इक्वल टू क्या होगा एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज अपॉन क्या होगा यहाँ पे 2.303 r, ये क्या होता है नेचुरल लॉग टू लॉग बेस 10 का कन्वर्जन का वैल्यू होता है कितना 2.303 r तो होगा गैस कॉन्स्टेंट पहले से है, और ये क्या हो जाएगा इसका पूरा का हो जाएगा आपका क्या T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1, ये नोट डाउन करो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा, इस पे हम न्यूमेरिकल्स भी आगे चल करके बनाएंगे, तो लिख लो जल्दी से। अब कभी कभी इसमें एंथैल्पी चेंज फाइंड करने देता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, टेम्परेचर वगैरह दिया रहेगा बेटा, तो नोट डाउन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यार, देख लो एक बार अच्छे से। चलो गाइस फटाफट लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जल्दी से लिखो। तो ये हमने रिलेशन देख लिया यहाँ पे क्या टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू द क्या विथ रेस्पेक्ट टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। चलो गाइस लिखो जल्दी से फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको पूरा डेरिवेशन समझना है, लेकिन आपको मेन यूज क्या है फाइनल फॉर्मूला का, तो फाइनल फॉर्मूला क्या है भाई log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। देखो एंथैल्पी, देखो दो तरह की बात है, एक होता है एंथैल्पी चेंज, एक होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड का मतलब एंथैल्पी चेंज क्या हो रहा है 298 केल्विन टेंपरेचर पे हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज अपॉन 2.303 r T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 इनटू T1। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने मैथमेटिकल रिलेशन देखा, अब हम बात करते हैं आगे। एक्चुअल में देखा है, देखो अब मैं एक्चुअल एक्सप्लेनेशन करता हूं टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर का एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या है, तो टेम्परेचर की अगर बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो समझ आप रेट पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। तो देखो एक्चुअली में टेम्परेचर का जो काम है, देखो एक बात ध्यान रखना कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, जिसके आपने सुना है रिएक्शन होने में इतना टाइम लगता है 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे 1 घंटे लगता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने के बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, और उसी इंटरमीडिएट को ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। हालांकि इंटरमीडिएट बनता है क्या, शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, और उसी इंटरमीडिएट को ब्रेक करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो क्या करता है, टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर क्या वो ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद चेंज इनटू द प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने में एक बीच का पार्ट आता है,
और उसी बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएट। तो एक बात ध्यान रखना कि देखो ये क्या, टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर जो होता है वो उसके इंटरमीडिएट को ब्रेक कराता है, इंटरमीडिएट के ब्रेक होने के बाद क्या होता है, रिएक्टेंट चेंज टू द प्रोडक्ट, बट उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन मैंने बता दिया कि अगर रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक है तो क्या होगा, तो अगर रिएक्शन गाइस एंडोथर्मिक है तो वहां पे T बढ़ने पे K का वैल्यू बढ़ेगा, और वही अगर रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो अगर T को हम बढ़ाते चले जाएंगे, अगर रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है तो T को हम बढ़ाएंगे तो K क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। नोट डाउन करो। अब देखो यहाँ पे मैं दो एग्जांपल आपको दूंगा। देखो पहला हमारा एग्जांपल यहाँ पे है, दिस इज H2 gas reacts with O2 gas, तो H2 gas reacts with O2 gas and form H2O। ये क्या बना रहे हैं, H2O gas बना रहे हैं, तो H2 gas reacts with O2 gas and form H2O gas। Reaction is reversible and this is exothermic reaction because in this reaction after chemical reaction heat release, यानी heat यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा, so this is exo। अब exothermic reaction है guys, अब इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, if for above reaction if temperature increases, अगर टेम्परेचर बढ़ता है और ये 100 है तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ के क्या होगा, द वैल्यू ऑफ बट। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखो आप, ये हो गया पहला एग्जांपल। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। तो सेकंड एग्जांपल देखो आप, दिस इज N2 गैस कंबाइन विद O2 गैस एंड फॉर्म ट्वाइस NO गैस। ठीक है गाइस, ये ट्वाइस NO गैस बना रहा है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखोगे तो देखो दिस इज कंफर्म एंडो रिएक्शन, यानी हीट यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा, T के साथ, यानी T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K इफ T इंक्रीजेस डिक्रीजेस। अगर T क्या होगा यहाँ पे, T यहाँ पे बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो वैल्यू ऑफ K आल्सो विल इंक्रीजेस। इफ T इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट also increases। तो ये नोट डाउन कर लो रिएक्शन से। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रिएक्शन से भी, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन रिएक्शन से पूछ जाएगा, बताओ कि इस रिएक्शन के लिए K का वैल्यू क्या होगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करके बनाना भी है, तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, केमिस्ट्री में एग्जांपल बहुत सारे, तो यहाँ पे एग्जांपल जो आपको पूछेंगे गाइस, तो सिलेक्टेड एग्जांपल ही पूछेंगे, ऐसा नहीं कोई भी एग्जांपल दे देगा आपको, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो आपको समझ कर लिखना है, तो आपको एंडो और एक्सो वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो चलो अब मेरी बात ध्यान सुनो। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट देखे। एक हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और एक दूसरा हम देखा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ पॉइंट ऑफ जेडब्ल्यू, एज अ पॉइंट ऑफ नीट। तो रेगुलर क्लासेस लेक्चर्स देखो आप, रेगुलर, क्योंकि अगर एक लेक्चर आप छोड़ोगे तो नेक्स्ट लेक्चर वाला समझ में नहीं आएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना बेटा, ठीक है ना। रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे भी आपको वीडियोस मिलते चले जाएंगे इसके बाद केमिकल के कंप्लीट होने पर, हालांकि अभी केमिकल के ही लेक्चर्स चलेंगे करीब 5-6 लेक्चर, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो आयोनिक और केमिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो बस रेगुलर क्लासेस करो, कोई भी डिफिकल्टी आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप टाइप करो, वहां पे जो भी डिफिकल्टी होगी मैं आपको डायरेक्टली बाद में उसका सॉल्व करके बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है। बट हाँ, रेगुलर लेक्चर देखो और कंप्लीट लेक्चर देखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आधा लेक्चर देखे बंद कर दिए, आधा लेक्चर देखे फिर से बंद कर, नहीं, एकदम एक स्लॉट में पूरा लेक्चर एकदम देखो और कॉपी में लिखो भी, क्योंकि जब तक अगर आप कॉपी में नहीं लिखोगे तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला बेटा। तो कॉपी में आप प्रॉपर लिखो, उसको समझो चीजों को, और अगर नहीं समझ तो लेक्चर को 2 बार देखो, 3 बार देखो, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम एंड होमोजेनियस इक्विलिब्रियम एंड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले बेटा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे के लिए ऑल द बेस्ट।
बाय, टेक केयर।